हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज मंडे है। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर। कल ही हमने आपको बताया था कि कल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो समाप्त हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर। और आपको ये भी पता है कि हम अपने मॉडल पेपर को 2 पार्टों में डिवाइड करके करते हैं। एक दिन हमारा 60 क्वेश्चन होता है, दूसरे दिन हमारा 65 क्वेश्चन होता है। इस तरह से 2 पार्ट में हम अपने मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। जब हमारा मॉडल पेपर आज और कल 2 दिनों में हमारा मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा, देन हम डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक? उम्मीद है कि जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की पिछली क्लासेस हुई हैं, हमने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। अगर आपने 6 वो क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार जाकर ज़रूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी क्योंकि हमने जो 6 पार्ट में डिस्कस किया है, उसमें पिछली क्लास को रिलेट करते हुए चीज़ों को डिस्कस किया है। और जो हमारी कल की क्लास हुई थी, उसमें तो हमने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी देखी थी। तो उम्मीद है कि आपने कल की क्लासेस ज़रूर ली होंगी। अगर नहीं ली हैं तो एक बार जाकर ज़रूर लें। ठीक? चलिए, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 5 को। इससे पहले हमारे 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज के जो आपके क्वेश्चन हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के हैं और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके क्वेश्चन से ही निकल कर आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। अगर कुछ भी नया मिले आपको या नया लगे तो उसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? क्या माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, या ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना है, या फिर सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना है, या गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो आप कहेंगे इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हमारे चारों ऑप्शन एक हैं, लेकिन हमें किसी एक को चुनना है। तो जो हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। ऊपर की जो तीनों बातें कही गई हैं, वो तीनों बातें इसी हमारे चौथे वाले ऑप्शन में समाहित होते हैं। क्या? प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है कि गांव के लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि आपके प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों में शामिल होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट का संबंध कार्य सरलीकरण से बताया गया है। आयोजन का संबंध आपके प्रबंध प्रक्रिया से बताया गया है। बोर्डम का संबंध आपके थकान से बताया गया है। सेवानिवृत्त का मतलब आपके मानसिक थकान से बताया गया है। तो आप कहेंगे ऊपर के तीनों बिल्कुल सुमेलित हैं। पाथवे चार्ट का संबंध हमारा कार्य सरलीकरण से होता है। कार्य सरलीकरण की 2 टेक्निक हैं। एक हमारी औपचारिक थी और एक हमारी पेन पेंसिल थी। औपचारिक में 4 थी और पेन पेंसिल में हमारी 4 थी। पेन पेंसिल में ही हमारा पाथवे चार्ट था, तो इसीलिए पाथवे चार्ट का संबंध हमारे कार्य सरलीकरण से होता है। ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। आयोजन का संबंध प्रबंध प्रक्रिया से है और आप जानते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण हैं। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। हालांकि इसी में संगठन भी आपका आता है, बट हमें मेन तौर पर जो ध्यान रखना होता है, प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब इसी में आपके स्टेप बढ़ जाते हैं। क्या?
आयोजन, नियंत्रण आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। नियंत्रण में आपके 3 चरण हो जाते हैं, है ना? और बोर्डम जो है, बोर्डम आपका थकान है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि मानसिक है या शारीरिक है। तो बोर्डम का संबंध हमारे थकान से होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सेवानिवृत्ति दी गई है, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त जो होता है, ये आपके इसका संबंध मानसिक थकान से नहीं होता है। आपने पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ पढ़ी थी। प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और तृतीय अवस्था जो आपकी थी, वो आपकी सेवानिवृत्ति की ही अवस्था थी, संकुचित अवस्था थी, जिसे हमने एक खाली घोंसला भी नाम दिया था, ठीक? तो इसका संबंध मानसिक थकान से नहीं है, इसका संबंध आपके पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं से है, ठीक? और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पारिवारिक जो आपका पारिवारिक चक्र की अवधारणा है, वो किसने दिया था? तो वो राउंट्री ने दिया था। इसको जो अलग-अलग पार्टों में डिवाइड किया था, वो किया था बिगलो ने, ठीक? इन्होंने कुल मिलाकर 8 अवस्थाएँ बताई थी। उम्मीद है कि आपको कार्य सरलीकरण की और ये आपके आयोजन, प्रबंधन, नियंत्रण, मूल्यांकन ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। आप एक ही क्वेश्चन में आप ये देखिए कि आपने 4-4 टॉपिक को समाहित किया है। तो इन चारों टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कार्य सरलीकरण से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रबंध प्रक्रिया से कितने क्वेश्चन आते हैं, थकान को लेकर कितनी बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि शारीरिक थकान का कारण क्या है? तो आप बताते हैं कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें शारीरिक थकान अनुभव होता है। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप इन चारों टॉपिक को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। आप खपच्चियों का प्रयोग कब करते हैं? चोट को ढकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए या फिर टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। तो आप कहेंगे खपच्चियों का प्रयोग हम हड्डी को टूटे हुए स्थान पर रोकने के लिए करते हैं। ये जो बेसिकली जो आपका खपच्ची होता है, ये खपच्ची आपका लगाया जाता है जब हमारी हड्डी टूट जाती है, तो वो अपने स्थान पर रहे इसके लिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। शरीर शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या? क्या विज्ञान है ये? खाद्य विज्ञान है ये? पथ्य है या फिर पोषण है? तो आप कहेंगे कि शरीर में कार्य पर भोजन का जो अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो आपका पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है, डॉट 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 भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यदि आपके भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है, तो इससे आपको क्या होगा? क्या स्कर्वी होगा, बेरी-बेरी होगा, घींघा होगा या फिर मैरास्मस होगा? आप कहेंगे बेरी-बेरी जो रोग होता है, ये B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऐसे ही आप हमें बताएँगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? हालाँकि आपको पता होगा थायमिन है, ठीक? घींघा, घींघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखा जाता है। और आप हमें बताइए कि ये जो घींघा है, घींघा आपका कैसा रोग है? एंडेमिक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है? किस प्रकार का स्पॉडिक है? कैसा रोग है ये घींघा? बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मैरास्मस।
यानी कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है तो होता है मैरास्मस। अगर क्वासियोरकर की बात की जाएगी, आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं पीसीएम की या पीईएम, पीसीएम हो यानी कि पीसीएम हो या फिर आपका पीईएम हो, दोनों बातें एक ही हैं। प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये इसमें बेसिकली हम 2 रोग पढ़ते हैं, एक हमारा क्वाशियोरकर होता है और एक हमारा मैरास्मस होता है। तो जो हमारा मैरास्मस होता है ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाशियोरकर की तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो ये बेसिकली आपका पीसीएम होता है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इससे कौन-कौन से रोग होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरास्मस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? व्यावसायिक स्तर पर आपके कूड़ा करकट के निस्तारण की जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? गड्ढे में फेंकना, गड्ढे में भरना, फेंक देना, जलाना या फिर खाद बनाना? अब आप कहेंगे हम तो ये सारे तरीके अपनाते हैं। कुछ चीज़ों को हम गड्ढे में फेंकते हैं, कुछ को ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ चीज़ों को हम जला देते हैं और कुछ को हम खाद बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें व्यावसायिक स्तर पर ध्यान रखना है, तो व्यावसायिक स्तर पर आपका खाद बनाना आता है। यानी कि अगर आप व्यावसायिक स्तर पर कूड़े-करकट का निस्तारण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बनाना होगा खाद। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पानी द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। इनमें से पानी द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन-सी नहीं है? मलेरिया नहीं है, हैज़ा नहीं है, टाइफाइड नहीं है या फिर तपेदिक नहीं है। तो आप कहेंगे जब हम बात करते हैं पानी के द्वारा फैलने वाले रोग की तो 4 रोग की ही चर्चा कर भी लेते हैं। एक हमारा मलेरिया हो जाता है, एक हमारा हैज़ा हो जाता है, एक हमारा टाइफाइड हो जाता है और जो चौथा हमारा बचता है वो हो जाता है पेचिस, जो कि पानी की मतलब पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं। लेकिन ये जो आपका टीबी होता है, ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है हमारे शरीर में निरंतर जल की हानि किन-किन माध्यमों से होती है? यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि हमारे शरीर से जो जल है वो किन-किन माध्यमों से निकलता रहता है। क्या ये धात्री माता में वमन द्वारा होता है, मल-मूत्र द्वारा, पसीने के द्वारा या फिर सभी के द्वारा? तो आप कहेंगे इन सारी विधियों से जल का निष्कासन होता है। अब चाहे धात्री माता में वमन के द्वारा हो रहा हो, मल-मूत्र के द्वारा निष्कासित होता है, पसीने के द्वारा। इनफैक्ट गर्मी के मौसम में जो आपके शरीर से जल का निष्कासन होता है, वो सर्वाधिक आपका पसीने के द्वारा होता है। यूरिन के थ्रू उतना ज़्यादा नहीं होता है, जितना पसीने के थ्रू होता है। ठीक? तो बेसिकली ये आपको आपसे कभी ये पूछा जाए जल संतुलन के बारे में पूछा जाए, एक आपने देखा पढ़ा है ऋणात्मक जल संतुलन, धनात्मक जल संतुलन। ऋणात्मक जल संतुलन तब होता है जब आप पानी लेते कम हैं और निकालते ज़्यादा हैं। जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपने पानी बहुत कम पिया और पसीने के थ्रू या एक आध बार यूरिन पास किया तो भी निकल गया। पानी आपके शरीर से ज़्यादा निकल रहा है और आप पानी कम ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऋणात्मक जल संतुलन। लेकिन वहीं अगर आप पानी ज़्यादा ले रहे हैं, निकाल कम रहे हैं, तो ऐसे में इसको हम कहते हैं धनात्मक जल संतुलन। लेकिन लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो हमारे जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पानी लेंगे, हमारे किडनी को उतना ज़्यादा काम करना होगा। तो आवश्यकता से अधिक पानी लेना या आवश्यकता से कम, यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी लेंगे तो भी नुकसान है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेंगे तो भी नुकसान है। हमें बैलेंस करके चलना होता है, यानी कि जितना हम निकालें उतना हम लें, तो ये हमारा एक
जल संतुलन जो होता है ये एक संतुलित जल संतुलन होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया है किसने? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो आप कहेंगे कि जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया था। हालाँकि इनके नियम क्या थे? प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसी में इन्होंने प्राथमिक और गौड़ नियम की चर्चा की थी। प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 बताया था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। जो इन्होंने गॉड नियम बताए थे उसमें 5 बताए थे, ज़रा आप मुझे उन पाँचों का नाम बता दीजिएगा, ठीक? बाकी पियाजे की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध होता है संज्ञानात्मक विकास से। संज्ञानात्मक विकास जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो पियाजे हैं। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएँ बताई थी। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। यही 4 अवस्थाएँ इन्होंने बताई थी, तो एक बार इनकी चारों अवस्थाओं को ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं अगर हम वाइगोत्स्की की, तो इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया था? ज़रा इनके सिद्धांत का नाम बताइएगा और चॉम्स्की का संबंध तो भाषा विकास से होता ही है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंध रखता है कहलाता है। क्या वो बंद प्रणाली कहलाता है? क्या वो खुली प्रणाली कहलाता है? क्या वो अर्ध खुली प्रणाली कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे ऐसा परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंध बनाए रखता है, उसे हम खुली प्रणाली के नाम से जानते हैं या उसे हम खुली प्रणाली कहते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है हाथ से सिलाई करते समय सुई उँगलियों में ना चुभे, इसके लिए उपयोग किया जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा जब आप सिलाई करते हैं, तुरपन वगैरह करते हैं, तो जो सुई होती है वो आपकी उँगलियों में चुभती है। तो इससे बचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? क्या आप पिन कुशन लेंगे? क्या आप सुई कुशन लेंगे या उँगली स्थान का उपयोग करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि जब सुई उँगलियों में चुभ रही है तो उसके लिए हमें उँगलिस्तान की आवश्यकता होगी। आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो उँगलिस्तान होता है, ये हम अपने हाथ की किस उँगली में पहनते हैं? ज़रा एक बार हमें आप बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। सोते समय श्वसन की दर होती है। जब हम सोते रहते हैं तो हमारे श्वसन की दर मतलब कैसे होती है? सामान्य होती है। जैसे आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो आप कहेंगे 18 बार लेता है। क्या सोते समय भी हम 18 बार लेते हैं? या असामान्य होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है या फिर सबसे कम होता है या फिर सबसे अधिक श्वसन क्रिया हमारी होती है जब हम सोते हैं? तो आप कहेंगे कि सोते समय हमारी श्वसन क्रिया सबसे कम होती है, श्वसन दर हमारा सबसे कम होता है। आप हमें ये बताइए कि जैसे जो एक नवजात शिशु है, जब वो रोता है, यानी कि जब वो चिल्लाता है, तो उसके श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा, हमने नॉर्मल नहीं पूछा है, हमने ये आपसे पूछा है कि जब एक नवजात बच्चा रोता है, तो रोते वक़्त, चिल्लाते वक़्त जो उसकी श्वसन दर है, वो पर मिनट कितनी हो जाती है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सीडी वाले पार्ट में करा रखा है। कोई ऐसा नया चीज़ मैंने आपसे नहीं पूछा है। जो भी मैंने आपसे पूछा ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। आपने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, वो अलग की बात है। बाकी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। कुछ को प्रैक्टिस सेट में, कुछ को थियरी के माध्यम से सारी चीज़ों को हमने कवर अप कर रखा है। आपको बताना है द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी या कहाँ मतलब कब हुई? 25 जुलाई 2018 को हुई, 23 जुलाई 2018 को हुई,
10 जुलाई 2018 को हुई या फिर 19 जुलाई 2018 को हुई? तो आप कहेंगे द ईट राइट मूवमेंट जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 जुलाई 2018 को हुई थी। डेट थोड़ा-सा याद रखेंगे, अभी आपको कुछ और आगे चीज़ें, योजनाएँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। बच्चे अपने समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह परिभाषा किसकी है? क्या ये थॉर्नडाइक ने कहा था, पावलोव ने कहा था, पियाजे ने कहा था या फिर स्किनर ने कहा था? तो आप बताएँगे ये जो कथन है, ये पियाजे के द्वारा कहा गया है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। इन्होंने ही तो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। आपके पियाजे ने ही बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। डिजाइन के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। संतुलन नहीं है, दबाव नहीं है, रेखा नहीं है या फिर लय नहीं है। तो आप कहेंगे रेखा तो कला के तत्व में प्राथमिक तत्व होता है, ये हमारे सिद्धांत में नहीं आता है। आपके डिजाइन के 5 सिद्धांत हैं। संतुलन है, दबाव है, लय है, एक अनुपात है और 5वां कौन-सा है, आप हमें बताएँगे। संतुलन हो गया, दबाव हो गया, लय हो गया, अनुपात हो गया, एक आपका बच रहा है, वही आप हमें बता दीजिएगा कि वो 5वां तत्व कौन-सा है, ठीक? सिद्धांत कौन-सा है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है अरस्तू का संबंध है, किससे है? भाषा विकास से है, भाषा अवरोध से है, सार्वजनिक भाषण से है या फिर सहजता कोमलता से है? तो आप कहेंगे अरस्तू का जो संचार मॉडल है उसे हम एसएसए मॉडल कहते हैं। इन्होंने सार्वजनिक भाषण की बात की है। इन्होंने अपने संचार मॉडल में 3 बातों का ज़िक्र किया। क्या? इथोस, पैथोस और लागोस। इन्होंने इन्हीं 3 चीज़ों के ज़िक्र किया था। इनकी एक पुस्तक है, हालाँकि शायद आपको आगे मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं अरस्तू का संबंध, तो इनका संबंध सार्वजनिक भाषण से होता है। अगर इनके संचार मॉडल के बारे में बात किया जाए तो आप बताएँगे एसएसए मॉडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इज़रा की स्थापना कहाँ हुई? ये इज़रा हमने आपको कई बार करवा रखा है, तो सबसे पहले आप इस इज़रा का फुल फॉर्म हमें बता दीजिएगा। बाकी बात की जाए अगर इसकी स्थापना की, तो क्या दिल्ली में 1937 में हुई, मुंबई में 1937 में हुई या कोलकाता में 1937 में हुई या फिर मद्रास में 1937 में हुई? तो यहाँ पे आपको पता है कि 1937 में ही हुई, लेकिन कहाँ पे हुई? तो ये आपके कोलकाता में हुई, यानी कि इज़रा की स्थापना जो हुई वो कोलकाता में हुई। कब हुई? 1937 में हुई। फुल फॉर्म बताना आपका काम है, क्योंकि ये मैंने आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कइयों बार करा रखा है। और अभी तो हाल-फिलहाल में जब हम टेक्सटाइल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको सस्मीरा, अत्रा-वत्रा, इज़रा, वार और बहुत सारे फुल फॉर्म आपको करवा रखे थे। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी प्रैक्टिस सेट हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत में रेयॉन की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? बिहार में की गई, बंगाल में की गई, केरल में की गई या फिर महाराष्ट्र में की गई? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे क्लास रेयॉन की। तो रेयॉन की पहली जो मिल है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो वो आपके केरल में हुई। आप बताएँगे कि कब हुई? आप बताएँगे कब हुई? अगर इसका जो आज आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट रहा, यानी कि आपने सारे कमेंट के आंसर दिए, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, आपने क्लास को देखा प्रॉपर, तो इसका पार्ट 2 होगा। अदरवाइज़ जिस तरह से आप सोए पड़े हैं,
हम इसका सेकंड पार्ट करवाने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्लास आगे होनी चाहिए, तो आपको क्लास को शेयर करना होगा, जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर देना होगा। अदरवाइज़ आपकी इसका पार्ट सेकंड होने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 19 की। पोषण माह का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ज़रा आप बताइए कि पोषण माह कब मनाया जाता है? हम बात करते हैं इसके आयोजन की, तो क्या ये 1975 में हुआ, 1995 में हुआ, 2018 में हुआ या फिर 2020 में हुआ? तो आप कहेंगे कि पोषण माह का जो आयोजन हुआ था वो आपके स्टार्ट हुआ था 2018 से। कब से? 2018 से। कहाँ से हुआ था, इसका बताने का काम आपका है। अभी इसके बारे में भी हमने हाल-फिलहाल में चर्चा किया था। 2018 में जो पोषण अभियान आपका चलाया गया था, उसी से संबंधित है। कहाँ पे चलाया गया था, आप बताएँगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक मुझे लगता है कि मैंने आपसे करीब-करीब 10 से 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन तो किए ही होंगे। अगर आप में से 10 लोग भी 10 ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो भी एक 100 कमेंट जब दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ मिलता नहीं है आपके कमेंट से, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत कुछ मिलने से भी कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं। अगर समझते होते तो कमेंट ज़रूर करते। मतलब आपका कमेंट ना करना पता है क्या बताता है? मतलब या तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या फिर आपके मतलब की नहीं है, आप जो है बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोला था कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और आप फीडबैक नहीं देते हैं। एक तरफ़ा संचार है, एक तरफ़ा संचार कब तक चलेगा, ये आप ही हमें बताइए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो कह रहा है मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन-सा है? एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, ग्लूकागॉन है या फिर इंसुलिन है? तो आप कहेंगे इंसुलिन तो कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन आपके शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करके रखता है। यही इंसुलिन जब स्रावित नहीं होता है या फिर ठीक से कार्य नहीं करता है, तो आपको मधुमेह हो जाता है। जब हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने की, तो ये काम होता है आपका ग्लूकागॉन का। अब आप हमें बताइए कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से आपके एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है। तो किस सेल से आपका ग्लूकागॉन निकल रहा है, ठीक? बाकी ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आपके हार्मोन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। पुरुष के शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु के संयोग की क्रिया को कहते हैं। जो पुरुष का शुक्राणु है, यानी कि जो पुरुष का स्पर्म है, और जो महिला का ओवम है, इन दोनों के संयोग को क्या कहते हैं? क्या गर्भावस्था कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फिर प्रसव कहते हैं? तो आप कहेंगे कि जब ये पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु मतलब इनका संयोग होता है, तो इसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। बंधेज से संबंधित है। इसमें क्या बंधेज से संबंधित है? अम्बा दल, चोखी दल, चार खाने या फिर उपरोक्त सभी? तो बंधेज का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। और इसी से संबंधित आपका अम्बा दल, चोखी दल, चार खाने, ये सारी चीज़ें संबंधित हैं किससे? बंधेज से। तो थोड़ा-सा आप पीछे जहाँ पर आपने बंधेज के बारे में पढ़ रखा है, वहाँ पर इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 शब्द हैं, याद रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। खेड़ा संचार योजना की शुरुआत कब हुई? 1960 में हुई, 1975 में हुई, 1965 में हुई या फिर 1940 में हुई? तो आप कहेंगे जो खेड़ा संचार योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। क्या आपको कोई और योजना याद आ रही है कि जिसकी शुरुआत 1975 में हुई है? अगर याद आ रही है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कोई एक योजना,
और कोई एक संस्था जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। हिस्टाडीन का पीएच मान होता है। आपको पता है कि हिस्टाडीन बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है ना? होता है और ये हमारा एक आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। आपको बताना है कि जो ये हिस्टाडीन है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 टू 6 होता है, 6 टू 7 होता है, 11 टू 12 होता है या फिर 2 टू 3 होता है, यानी कि 2 से 3 होता है। तो आप कहेंगे कि हिस्टाडीन का जो पीएच मान होता है वो 6 टू 7 होता है। कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। एज़ोडाई। एज़ोडाई को भारत सरकार द्वारा कब प्रतिबंधित किया गया? क्या 23 जून 1995 को, 23 जून 1997 को, 23 जून 1971 को या फिर 23 जून 1990 को? तो आप कहेंगे बैन तो किया गया है 23 जून को, लेकिन कब? 1997 में। यानी कि जो एज़ोडाई है ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह था। तो भारत सरकार द्वारा इसे 23 जून 1997 को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सुमन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2018 को, 10 अक्टूबर 2019 को, 10 अक्टूबर 2020 को या फिर 10 अक्टूबर 2021 को। तो जो इस क्लास में कुछ योजनाएँ मिल रही हैं, इनको कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। सुमन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 10 अक्टूबर 2019 से हुई थी। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2019 से सुमन योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महिला सशक्तिकरण वर्ष है, यानी कि महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2000 को, 2001 को, 2003 को या फिर 2005 को? तो आप कहेंगे महिला सशक्तिकरण वर्ष हमने 2001 को घोषित किया था या माना गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1964 में हुई, 1968 में हुई या फिर 1970 में हुई? तो आप कहेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1964 में। याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा जा सकता है आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कैफीन होता है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? चाय में, कॉफ़ी में या दोनों में? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो कैफीन है ये अम्लीय है कि क्षारीय है, कि अम्लीय क्षारीय दोनों है या फिर कुछ भी नहीं, ये न्यूट्रल है? आप कहेंगे जो कैफीन होता है, कैफीन आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये आपका क्षारीय होता है। आप बताएंगे कि कैफीन होता किस में है? हमने आपको ऑप्शन दिया था कॉफ़ी में, चाय में या दोनों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। सूखा रोग, जो कि हमने बताया कि मैरेस्मस जिसे हम कहते हैं, मैरेस्मस को हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। ये किस उम्र के बच्चों में देखा जाता है? क्या 5 वर्ष तक के बच्चों में या 1.5 वर्ष तक के बच्चों में, 7 वर्ष तक के बच्चों में या फिर 11 वर्ष तक के बच्चों में? तो आप कहेंगे जो सूखा रोग होता है ये आपके 1.5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। ज़रा एक बार कमेंट करके बता देना कि सूखा रोग या मैरेस्मस किसकी कमी से होने वाला रोग है। हमने ऊपर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्वासियोरकर, जो कि अभी-अभी आपने ऊपर चर्चा किया था, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही आपका था। क्वासियोरकर किस उम्र के बच्चों में देखा जाता है? 5 वर्ष के, 1.5 वर्ष के, 7 वर्ष के या फिर 11 वर्ष के? आपको पता है ना कि जो क्वासियोरकर है ये
5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है और मैरास्मस की बात हमने की थी तो 1.5 साल के। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ आज आपको कुछ फुल फॉर्म मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक 4 या 5 फुल फॉर्म आपको मिलने वाले हैं। ठीक। एनएफएचएस, एनएफएचएस का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या फिर नेशनल फैमिलियर हेल्थ सर्विस, या फिर नेशन फैमिली हेल्थ सर्वे, या कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो एनएफएचएस का फुल फॉर्म है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। एनएनएमबी, एनएनएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशन न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशनल मॉनिटरी ब्यूरो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है एनएनएमबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने शायद से इन चीज़ों को पहले नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा भी होगा तो बस एक आध बार पढ़ा होगा। ठीक। तो इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आप जो ये हमसे कहते हैं ना कि बूस्टर दे दीजिए, तो बूस्टर यही सब तो हम मिलाकर बनाते हैं। तो आप ही कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। कह रहा है एनएसएसओ, एनएसएसओ का पूर्ण रूप है क्या? नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सिंपल सर्विस ऑफिस, नेशनल सिंबल सर्विस ऑफिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि एनएसएसओ इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। ठीक। कहीं ना कहीं इसे भी नोट डाउन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। नीलांबरी साड़ी का संबंध है कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, या फिर उत्तर प्रदेश से है। तो आप कहेंगे जो नीलांबरी साड़ी है इसका संबंध आपके पश्चिम बंगाल से होता है। कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से होता है। जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ की पारंपरिक कढ़ाई क्या होती है? कांथा होती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का अगर संबंध पूछा जाता है तो वर्ली आर्ट से होता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ की चिकनकारी हो गई, आपके बनारस का ब्रोकेड हो गया, और साथ ही साथ जो यहाँ की फ्लोर आर्ट है उसको हम चौक पूरन के नाम से जानते हैं। ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी जो नीलांबरी साड़ी है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से होता है। जहाँ पर आपने कांथा लिख रखा है वहीं पर इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी से संबंधित है, यानी कि ये किसकी है? सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी किसकी है? पियाजे की है, पावलाव की है, बेंडूरा की है, या फिर स्किनर की है। तो आप कहेंगे सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी जो है ये आपके बेंडूरा की है। किसकी है? बेंडूरा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पे आपका ये चीज़ मैंने आपको जो बूस्टर डोज दिया था आई थिंक वहाँ भी लिखवाया है। आपको कई बार प्रैक्टिस भी करवा रखी है। आज वापस आपको क्वेश्चन के माध्यम से फिर से दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ADHD इसका पूर्ण रूप क्या है? अट्रैक्शन डिफेक्ट एक्टिविटीज डिसऑर्डर है, या अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो ADHD का पूर्ण रूप है वो है अटेंशन डिफेक्ट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, इसका पूर्ण रूप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ना हमारे जैसे हमारे भारत के कुछ क्लासिकल डांस हैं, कुछ हमारे क्लासिकल क्लॉथ हैं, तो ये सब कभी पुराने नहीं होते हैं। वैसे हमारे कुछ कह सकते हैं कि क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इनके आने की जो संभावना होती है वो प्रबल होती है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। आईईडीसी, आईईडीसी का पूर्ण रूप है क्या? इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड, या फिर इंडियन एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड, या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नया है, ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आईईडीसी का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर चीज़ों को आप साथ के साथ नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से ऐसे मिलेंगे भी नहीं। एक चीज़ों को एक साथ कलेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होगा, जितना आसानी से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आईईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सीईआरसी, सीईआरसी का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसोर्स सेंटर है, या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंट्रल है, या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे कि जो हमारे सीईआरसी का पूर्ण रूप है वो क्या है? वो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। क्या है? बहुत थोड़ा-थोड़ा अंतर है, चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। जब बहुत माइनर सा डिफ़रेंस होता है तो चीज़ें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो आपका सीईआरसी है इसका पूर्ण रूप है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 1969 में हुई थी, या फिर 1980 में हुई थी? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 अर्थात 1969 में हुई थी। आज की क्लास में आपको योजनाएँ और साथ ही साथ आपको फुल फॉर्म काफ़ी मिले हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने कहीं न कहीं चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। मुझे ये बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं मुझे लगता है नहीं ये आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए, तो मैं उनको आपको बार-बार बोलती हूँ कि इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कपड़ा मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1980 में हुई, 1989 में हुई, या फिर 1992 में हुई? तो आप कहेंगे कपड़ा मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। मासिक धर्म की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? मासिक धर्म की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे कि मासिक धर्म की क्रिया का नियंत्रण तो हो जाता है आपके एस्ट्रोजन से, लेकिन आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार-बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। एक प्रकार से आप इनको क्लासिकल क्वेश्चनों में रख सकते हैं। ठीक? मासिक जो धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, वो कितने समय का होता है? तो 28 दिन का होता है। ठीक? पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। ठीक?
और जब लास्ट टाइम पीरियड आता है तो उसको हम मेनोपॉज़ के नाम से जानते हैं और ये 45 से 50 की उम्र तक समाप्त हो जाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रेक्टोरिक। इसी की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में की थी, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले किए थे। रेक्टोरिक किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की है, पियाजे की है, अरस्तू की है या फिर स्किनर की है? तो आप कहेंगे रेक्टोरिक जो है ये आपके अरस्तू की पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने इथियोस, पैथोस और लागोस की बात की थी। ये आपके अरस्तू से संबंधित है। अरस्तू का जो संचार मॉडल है उसे हम एसएसए मॉडल कहते हैं। इन्होंने सार्वजनिक भाषण की बात की थी। ठीक? तो ये 2-3 पॉइंट कम से कम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 पर। कह रहा है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आई थिंक ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी-अभी आपने देखा था सन 1964 में हुई थी। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक अभी हमने 7-8 क्वेश्चन पहले ही किया था। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक मार्क आपको पता होगा कि ये किस पर लगता है, तो जो कृषि संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर ये आपका एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है ना? इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या 1950 में हुई थी? क्या 1948 में हुई, 1937 में हुई या फिर 1980 में हुई? तो आप कहेंगे कि एगमार्क की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1937 में हुई। कब हुई? 1937 में हुई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो थोड़ा-सा आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे और नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। ठीक? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है नींबू में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है, वो कौन-सा होता है? तो वो आपका साइट्रिक एसिड होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इमली में पाया जाने वाला अम्ल आपको बताना है। क्या साइट्रिक है? तो आप कहेंगे ये तो अभी-अभी हमने नींबू में देखा था। एसिटिक एसिड है या फिर टार्टरिक है या इनमें से कोई नहीं? तो जो इमली में पाया जाने वाला एसिड होता है आपका, वो यही टार्टरिक एसिड होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सिरके में पाया जाने वाला एसिड कौन-सा है? क्या वो आपका साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए यहाँ पे तो आपके ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको पता है कि साइट्रिक हमने नींबू में देखा, टार्टरिक हमने इमली में देखा, बचा हमारा एसिटिक एसिड, तो यही हो सकता है। या एक ऑप्शन आपके पास ये भी था कि इनमें से कोई नहीं। हालांकि आपका राइट आंसर जो है वो ये एसिटिक एसिड है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी अभी हमने आपको 3 एसिड के बारे में चर्चा किया। इन तीनों एसिड को ध्यान रखिएगा। साइट्रिक एसिड आपके नींबू में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड जो होता है वो आपकी इमली में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये तीनों एसिड आपको पता चल गए होंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। एलपीजी, सबसे पहले तो आप हमें एलपीजी का पूर्ण रूप ही बता दीजिएगा। एलपीजी गैस में गंध का कारण है, जो आपके हमारे घरों में एलपीजी गैस आती है, उसी गैस की बात हो रही है कि उसमें उस गैस में गंध का कारण कौन-सी गैस है? क्या इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है या फिर इथाइल मरकैप्टन है? तो आप कहेंगे कि जो एलपीजी गैस है उसमें तो ये पाए जाते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन मेन तौर पर होते ही होते हैं। लेकिन जो उसमें गंध का कारण होता है वो इथाइल मरकैप्टन होता है क्योंकि इन सब में गंध नहीं होता है। तो अगर अगर ये गंध ना डाला जाए अलग से तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही है या नहीं लीक हो रही है। तो ऐसे में
आपकी सुरक्षा के लिए ये इसमें इथाइल मेरकैप्टिन डाला जाता है ताकि गंध आए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ, गैस लीक हो रही है और वो सावधान हो जाएँ, अपनी सुरक्षा कर सकें। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 पर। एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये सारी गैसें तो पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन-सी गैस है? क्या वो हम मीथेन डालते हैं? क्या वो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है या फिर इथाइल मरकैप्टिन होता है? तो आप कहेंगे कि इथाइल मरकैप्टन तो हम डालते हैं गंध के लिए, लेकिन जब बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो गैस मतलब कौन-सी गैस होती है, तो वो हमारी ब्यूटेन होती है। जो एलपीजी गैस है, ध्यान रखिएगा ये गैसें सारी पाई जाती हैं, लेकिन अगर अधिक मात्रा की बात की जाएगी तो इसमें यही जो हमारा ब्यूटेन होता है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उम्मीद है कि आपने अभी तक एलपीजी का फुल फॉर्म बता दिया होगा। इसी के साथ-साथ आप हमें सीएनजी का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। हमने अभी अर्धशतक लगा लिया है। अभी हमारे आज की क्लास में 10 क्वेश्चन और होने बाकी हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक? हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और बताया है कि आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आपकी क्लास होगी या नहीं होगी। जिस तरह से आप सोए पड़े हैं, ना लाइक, ना शेयर, ना कमेंट, कुछ भी नहीं, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको क्लास की आवश्यकता है या आप क्लास लेना भी चाहते हैं, ठीक? चलिए, बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 51 की कह रहा है माचिस में होता है। माचिस में क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है या ग्रीन फास्फोरस होता है या फिर येलो फास्फोरस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो माचिस में पाया जाता है वो आपका यही रेड फास्फोरस होता है। आपने देखा होगा कि जो आप माचिस लेते हैं, तीली लेते हैं, ऐसे ही आपकी तीली होती है, यहाँ पर एक रेड कलर का लगा होता है कुछ, तो वो क्या होता है? वो यही आपका रेड फास्फोरस होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 52 पर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? क्या 1960 में हुई, 1965 में हुई, 1988 में हुई या फिर 1990 में हुई? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी, वो 1988 को हुई। कब हुई? 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तंबाकू और उसके उत्पाद पर रोक लगाने वाला पहला देश कौन-सा है? तंबाकू और उसके उत्पाद पर रोक लगाने वाला पहला देश कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा इस नेक काम में हमारा भारत पहला देश नहीं है। भारत है, जापान है, भूटान है या फिर नेपाल है। तो हमने पहले ही कहा कि हमारा भारत जो है इस नेक काम में आगे नहीं है। है कौन-सा देश जो ये महान काम कर रहा है? तो वो आपका पड़ोसी देश भूटान ही है। ज़रा यहाँ पर आप हमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताइएगा कि भूटान से हमारे भारत का कौन-सा राज्य सीमा साझा करता है? या कौन-कौन से राज्य हमारे भारत के भूटान से सीमा साझा करते हैं? अगर करते हैं तो भी बताइएगा, नहीं करते हैं तो भी बताइएगा, ठीक? बाकी जापान और नेपाल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54। मकतब। मकतब में शिक्षा दी जाती है उच्च माध्यमिक स्तर की, माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा दी जाती है। तो आप कहेंगे जो मकतब में शिक्षा दी जाती है, वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। ठीक? क्या होता है? वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय अस्थ विकलांगता संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर मद्रास में है? तो वैसे तो हमारे जो ज़्यादातर शाखाएँ मतलब ज़्यादातर जो संस्थान का हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में ही है। लेकिन कुछ हमारे अलग-अलग जगहों पर भी हैं। तो उन्हीं में से एक हमारा राष्ट्रीय
अस्त विकलांगता संस्थान है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। या ये संस्थान कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है, दिल्ली में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 पर। ओज़ोन छिद्र का कारण है, जो हमारी ओज़ोन परत है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से बताइएगा कि जो ये ओज़ोन लेयर पाया जा रहा है, ये हमारे वायुमंडल के किस लेयर में पाया जा रहा है? ओज़ोन जो परत पाई जा रही है, वो किस स्तर पर पाई जा रही है? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इस ओज़ोन में छिद्र का कारण क्या है? क्या एथेन गैस है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? आप कहेंगे कि ओज़ोन छिद्र का जो कारण है, वो आपका यही सीएफसी है। इसी का फुल फॉर्म आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओज़ोन छिद्र का जो कारण है, वो यही हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भूटान ने तंबाकू और उसके उत्पाद पर कब रोक लगाया? सन 1900 में लगाया, 1990 में लगाया, 2000 में लगाया, 2004 में लगाया या फिर 2010 में लगाया? तो जो भूटान ने तंबाकू और उसके उत्पाद पर ये रोक लगाकर जो नेक काम किया था, ये 2004 में किया था। कब किया था? 2004 में किया और वाक़ई में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ये पाया तो जाता है आपके चावल में, लेकिन किस प्रकार के चावल में? बड़े चावल में, छोटे चावल में, यानी कि आपने देखा होगा कुछ छोटे-छोटे चावल होते हैं, कुछ लंबे-लंबे चावल होते हैं, कुछ बड़े-बड़े चावल होते हैं, यानी कि लंबे और बड़े एक ही हैं। तो क्या ये काला चावल में होता है, लंबे चावल में होता है, छोटे चावल में होता है या फिर बड़े चावल में होता है? तो आप कहेंगे जो ये एमाइलोपेक्टिन होता है, ये आपके छोटे चावलों में पाया जाता है। कहाँ पर? छोटे चावल में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। बुद्धि लब्ध की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने दी थी, विलियम स्टर्न ने दी थी, स्किनर ने दी थी या फिर स्पीयरमैन ने दी थी? बुद्धि लब्ध की जो अवधारणा दी गई थी, वो आपके ये जो विलियम स्टर्न महोदय हैं, इनके द्वारा दी गई थी। ज़रा आप हमें बताएँगे कि ये जो आपके स्पीयरमैन हैं, इन्होंने बुद्धि के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? या कौन-सा सिद्धांत इन्होंने बुद्धि का दिया था? दिया ज़रूर था, आप बताएँगे कौन-सा दिया था? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। नाको, नाको आप सभी ने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। अभी आपने हाल-फिलहाल में आर आर ई, ज़रा इसका फुल फॉर्म बताइएगा, बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे। अभी इस सेट में आपका ये क्वेश्चन नहीं रखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-2 3-3 बार करवाया है। ये जो RRE है, इसका पूर्ण रूप क्या है? मैं आपको बता दूँ कि इसका संबंध एड्स से है, लेकिन आप बताएँगे फुल फॉर्म क्या है? तो जब हम बात करते हैं नाको का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या ये नेशन एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नेशन एड्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, नाको का जो पूर्ण रूप है, वो है नेशनल एड्स कंट्रोल आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ज़रा एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिएगा और एचआईवी का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा। बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं, आज से नहीं हम इसको पिछले जन्म से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको ये याद होगा एचआईवी एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स दिवस हम कब मनाते हैं, ज़रा इसको भी बता दीजिएगा लगे हाथ, ठीक? बाकी जो इससे संबंधित आपका आरआरई है, आप उसका फुल फॉर्म बताएँगे। देन उससे संबंधित हम प्रश्नों को अगले मॉडल पेपर में समाहित करेंगे, ठीक? अगर नहीं आपने बताया, तो समाहित नहीं किया जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, हमें नहीं आ रहा है, ठीक? चलिए आई थिंक मुझे 5 क्वेश्चन और कर लेने चाहिए, ताकि
कल जो हमारा 60 क्वेश्चन बचे हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है जननी सुरक्षा योजना। हमने आपको कहा कि आज की क्लास में आपको योजनाएं फुल फॉर्म काफ़ी मिलने वाले हैं, तो इनको कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? 2012 में हुई, 2015 में हुई, 2018 में हुई या फिर 2021 में हुई? तो आप कहेंगे जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। घूंघट। घूंघट का संबंध किससे है? कसूती से है, फुलकारी से है, कांथा से है या फिर कसीदाकारी से है? तो आप कहेंगे कि घूंघट का संबंध जो होता है वो हमारे किससे होता है? वो हमारे फुलकारी से होता है। जैसे फुलकारी में आप पढ़ते हैं चोप, सूभर, तिलपात्रा और और कई पढ़ते हैं ना, नीलक, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ते हैं? फुलकारी में पढ़ते हैं। तो वैसे ही फुलकारी से ही संबंधित है आपका घूंघट। बाकी कसूती की बात की जाए तो संबंध है कर्नाटक से। कांथा का बात किया जाएगा तो कांथा का संबंध बंगाल से होता है। कसीदाकारी, आपकी कश्मीर की जो कढ़ाई है उसको हम कसीदाकारी के नाम से जानते हैं। ठीक। तो इनका मोटे तौर पर आपको इनको ध्यान रखना है। जरा बताएंगे कि कसूती में हम किन टाँकों का उपयोग करते हैं? 4 प्रकार के टाँके लगाते हैं हम कसूती में। जरा बताइए तो कौन-कौन से टाँके हैं? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है, क्या है? क्या ये संयुक्त परिवार प्रणाली है, पितृसत्तात्मक परिवार है, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता है या फिर उपरोक्त सभी? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा कि जब बात की जाती है पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता में, तो ये सारी विशेषताएं उसमें समाहित हो जाती हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, ये हमारे भारतीय परिवार की परंपरा विशेषता है। पितृसत्तात्मक, हमारे यहाँ जो सत्ता होती है वो पिता के हाथ में होती है और जो संपत्ति होती है वो पिता से पुत्रों को हस्तांतरित की जाती है। संस्कार और आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है हमारे भारतीय परिवार में। यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल भारतीय परिवार किस तरह के हो रहे हैं? तो आप बताएँगे एकल होते चले जा रहे हैं। ठीक? संयुक्त परिवार अब नहीं रह जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। कह रहा है 64 आपसे कि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? क्या शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए? दहेज पर प्रतिबंध कानून के द्वारा लगाया जाए? सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ या उपरोक्त सभी? तो बाल विवाह को समाप्त करने का जो उपाय है ये सारे हैं कि हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, दहेज पर प्रतिबंध कानून द्वारा लगाया जाना चाहिए, सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं? बाल विवाह समाप्त करने के उपाय हो जाते हैं। और बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आपका गलत है? क्या प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है? या फिर प्रथा का आधार समाज है? या फिर प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है? या फिर प्रथा जो होती है आपकी अल्पकालिक होती है? आप कहेंगे इसमें से गलत बताना है और ये गलत हमारा चौथा ही है। क्या? कि जो प्रथा होती है वो अल्पकालिक नहीं होती है, ये दीर्घकालिक होती है। प्रथा हमारी रूढ़वादी होती है और इसे बदलना आसान नहीं होता है, सरल नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई परंपरा चल रही हो और अगर आप चाह लें कि इसको हम बदल दें, तो इतना आसान नहीं है इसको बदल पाना। हम ये तो नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। प्रथा समाज प्रथा का आधार समाज होता है। हम समाज को ही देखते हुए प्रथाओं का पालन करते हैं और ये प्रथा का आधार जो होता है वो समाज होता है। इसमें कोई भी शक संदेह नहीं है। प्रथा स्थिर होती है और दृढ़ होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जो प्रथा आपकी दादी की
सास करती थी, वही आज आपकी दादी मतलब दादी के बाद मम्मी के बाद आपके घर में हो रहा है, भाभी वगैरह कर रही हैं और उनकी भी बहुएँ करती रहेंगी। कहने का मतलब ये जो प्रथा होती है, ये बड़ी दृढ़ होती है, इसमें परिवर्तन मतलब आसानी से नहीं होता है, बहुत धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन होता है। ठीक? तो ये थे हमारे आज के 65 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आज काफ़ी चीज़ें हमने नई सीखी हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। आने वाली जो अगली आगे की क्लासेस हैं, उसमें भी चीज़ें आपको नई मिलने वाली हैं, कुछ नए-नए पॉइंट वहाँ पर भी मिलेंगे, तो उन्हें भी नोट डाउन करते हुए चलिए। लेकिन हमने बताया कि आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए आपकी अगली क्लास ली जाएगी। तो आपके पास अभी आपके पास 12 घंटे का लगभग-लगभग समय है। आप हमें बता दीजिएगा अगर आपका कमेंट वग़ैरह आता है, आप लाइक शेयर करते हैं, साथ ही साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आंसर देते हैं, फिर तो आपकी क्लास अगले दिन ली जाएगी, यानी कि कल आपकी क्लास ली जाएगी। अदरवाइज़ थोड़ा-सा आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक मतलब कैसे ना तो आप लाइक कर रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हैं, ना ही आप क्लास प्रॉपर ले रहे हैं, ना ही किसी भी तरह का कोई कमेंट आ रहा है। कमेंट बिल्कुल जैसे आपने करना ही छोड़ दिया है। पता नहीं आपको करने का मन नहीं करता है या आप अपनी उँगलियों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं कि थोड़ा-सा एक बार हम किसी 1-2 क्वेश्चन का ही आंसर दे दें और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी ऐसी क्लास बची हो जिसमें हमने आपको से क्वेश्चन ना पूछे हों। तो आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। हर दिन आपको वहाँ पर क्विज़ मिलती है, क्विज़ का टाइमिंग थोड़ा-सा आपका ऊपर-नीचे हो सकता है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्विज़ जो है वहाँ पर पर डे मिलती है, तो आप वहाँ पर क्विज़ को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिवीजन, प्रैक्टिस, थियरी ये सब तो आपकी चल ही रही है। ठीक? तो उम्मीद कर रहे हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो नई चीज़ें थी आपने उनको नोट डाउन ज़रूर किया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया होगा, बाद में उसे आप कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करेंगे। ठीक? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए क्योंकि रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है और हताश, परेशान, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।